हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग एक और कंसेप्ट, नया कंसेप्ट के बारे में देखेंगे जिसको यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो एक स्लाइट रिकैप जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वो ये था कि हम लोग एक चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है, एक चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेगा उसका नंबर तुम सिलेक्ट कर सकते हो। पर कूलम्ब कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो हमने ये देखा कि द बेस्ट नंबर टू सिलेक्ट इज 1/ε0। मतलब फॉर 1 कूलम्ब कितने लाइंस देखेंगे, 1/ε0 लाइंस। तो इन दैट केस फॉर q कूलम्स कितने लाइंस निकलेंगे, 1q/ε0 लाइंस, है कि नहीं। एंड अगर तुम बाय सिमेट्री एक स्फेरिकल सिमेट्री लेते हो तो उस स्फेरिकल सिमेट्री में से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं, इस स्फीयर से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं वो अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लाइंस पर एरिया, नंबर ऑफ लाइंस कितना है q/ε0 और एरिया कितना है 4πr²। एंड इसको स्लाइट रीअरेंजमेंट करें तो q/4πε0r² मिल जाता है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस छोटे से सिलेक्शन के वजह से एक काफ़ी अच्छा सिमेट्रिकल चीज़ मिलता है। वो क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इधर से अगर देखो तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया वुड बी, एंड यू नो कि ये स्फीयर है तो परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, तो फिर परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग वुड सिंपली बी व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, दिस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक, सबसे बेसिक डेफिनेशन है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलर टू इट। ओके, तो लेकिन अभी मैं इसको और थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा तो एग्जैक्टली फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, लेट्स लुक एट दैट। एंड अच्छा, बाय द वे, अगर मैं फ्लक्स का नोटेशन बताऊं तो उसको फाई से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में फाई ई भी लिखते हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें फाई एम आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया। एंड इसका अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या रहेगा, इसका कितना है, न्यूटन पर कूलम, इसका है न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इस तरह से हो सकता है। या फिर एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता है। क्यों वोल्ट पर मीटर क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि E क्या होता है, E इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है, तो ये इधर वोल्ट हो गया, मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्ट इंटू वोल्ट मीटर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इसको थोड़ा और क्लैरिटी से और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया था हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, okay, perpendicular to it, and that was equal to electric field into area। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
and here phi is just a number, मतलब number, it's like a number of lines crossing ना, तो number of lines crossing denote कर रहे तो that is a scalar quantity. अब ये जो एरिया है, अगर मैं बोलता हूँ 2 मीटर स्क्वायर का एरिया, 2 मीटर स्क्वायर एरिया, अब 2 मीटर स्क्वायर एरिया कैसे भी ओरिएंटेड हो सकता है इन स्पेस, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कैसे भी हो सकता है. लेट्स से कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, ठीक है. तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया किधर हो सकता है? इट कुड बी ऑन द एक्स वाई प्लेन, इट कुड बी ऑन द वाई जेड प्लेन, इट कुड बी ऑन द जेड एक्स प्लेन, या फिर इट कुड बी समवेयर ओरिएंटेड ऑन स्पेस, ठीक है. एंड तो इधर से ये पता चलता है, अगर मैं मान लो इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजता हूँ, तो इधर से क्या पता चल रहा है कि इफ यू लुक एट दिस वन, मान लो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एरिया को कट नहीं कर रहा क्योंकि वो इस एरिया के पैरेलल जा रहा है, ठीक है. इस एरिया का भी क्या कर रहा है, वो पैरेलल जा रहा है, ठीक है. सो इधर के लिए फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि दीज फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग दैट एरिया, वो बस उससे ग्रेस करके हो जा रहा है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि एरिया ऐसा है और फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो ये भी फ्लक्स क्या रहेगा, इट वुड बी जीरो. बट इफ यू लुक एट हियर, इधर फ्लक्स जीरो नहीं होगा, देयर आर फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग दिस, ओके. तो हियर द फ्लक्स वोंट बी जीरो, एंड ऑफ कोर्स हियर ऑल्सो द फ्लक्स वोंट बी जीरो. नाउ इसमें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आई कैनॉट जस्ट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे हर जगह पे है, बट एरिया जो है उसका ओरिएंटेशन कहीं पे भी हो सकता है स्पेस में. तो उस ओरिएंटेशन को भी समझने के लिए, उसको भी डिफाइन करने के लिए वी यूज़ एरिया एज अ वेक्टर. तो एरिया क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है, ठीक है. तो एरिया वेक्टर की तरफ यूज़ करेंगे. तो एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स से एक सर्टेन एरिया है, ये मान लो प्लेनर एरिया, ओके, दिस इज अ प्लेन एरिया. एरिया वेक्टर will be perpendicular to that surface, okay. ये एक plane surface है, this is a plane surface, this has to be a plane surface, plane surface है. तो plane surface के लिए अपना ये area vector would be like this, and you can see that this area vector has to be perpendicular to the plane, okay. अब you might ask कि इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ऑफ कोर्स हो सकता है. यू कुड आइदर चूज दिस डायरेक्शन और यू कुड चूज दिस डायरेक्शन, दिस इज योर चॉइस. ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि तुम्हें एक ही डायरेक्शन लेना है, इट्स योर चॉइस. बट एक प्रॉब्लम पे अगर आपने एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया तो उसको उसी को यूज़ करना पूरा प्रॉब्लम में, ठीक है. नाउ देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मान लो कि ये वाला एरिया बोलता हूँ, इस एरिया के परपेंडिकुलर मतलब उसका कंपोनेंट क्या रहेगा, उसका जो यूनिट क्या रहेगा, वो z एक्सिस के पैरेलल होगा. इसका जो रहेगा वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा, इसका जो रहेगा वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा. तो इधर देख सकते हो कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, z के पैरेलल, इसका y के पैरेलल, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो x एक्सिस के पैरेलल है. तो ये दोनों का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ओके. एंड इसका देखो, इसका क्या रहेगा, इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो देख सकते हैं कि इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसमें से फील्ड लाइंस पास करते हुए दिख रहा है, ओके. तो यहाँ से एक चीज़ क्या पता चला कि अगर एक एरिया है, प्लेन एरिया, and let's say this is the this is the area vector and this is the electric field. तो फ्लक्स जीरो कब होगा, when electric field is perpendicular to area vector. देख सकते हैं अगर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ तो फ्लक्स जीरो है, क्योंकि यू कैन सी दैट फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉसिंग इट, दे आर जस्ट ग्रेजिंग थ्रू इट, ठीक है. उसमें से जस्ट ऐसे ही पास करते हुए जा रहा है. ऑलराइट, नाउ एनी अदर एंगल फ्लक्स वोंट बी जीरो, ओके. तो अगर लेट्स से अगर एरिया ऐसा है, सेम एरिया, अपना एरिया वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे आ रहा है। तो इधर देख सकते हो कि दीज फील्ड लाइंस आर एक्चुअली क्रॉसिंग दिस एरिया। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो लेट से थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फील्ड लाइंस आर एक्चुअली क्रॉसिंग दिस एरिया, मतलब फ्लक्स इज नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पे फ्लक्स इज नॉट ज़ीरो, ओके। तो हमने इस तरह से एनालिसिस से हमने ये एक चीज़ देखा कि फ्लक्स वुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, but it would also depend on what the angle between these two vectors, okay। तो इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशन से। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट से कितना आसान हो जाएगा ये काम, क्योंकि दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, ई ए कॉस थीटा, ओके। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अगर थीटा 90 है विच इज इन दिस केस, देख सकते हो थीटा 90 है, तो थीटा 90 है तो फ्लक्स जीरो हो गया, कॉस 90 क्या हो गया, जीरो। थीटा अगर एक्यूट है तो फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही लाइंस पास कर रहे हैं। एंड अगर मान लो कि थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए हो जाएगा। तो उसका केस देखो कैसा रहेगा, ये एरिया वेक्टर हुआ एंड ये फील्ड लाइंस हुए। तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस यू कुड सी दैट तब पास करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, तब सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ओके। नाउ तो थीटा एक्यूट होने पे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एरिया वेक्टर के सेंस में ही, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो उसी तरफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। व्हाट इफ इसमें, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फ्लक्स जो रहेगा इट इज पॉजिटिव, ओके। एंड ये फ्लक्स क्या रहेगा, दिस वुड बी ई ए एंड विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड अगर मान लो कि ये एरिया, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, तो इधर देखो ये हो गया ई वेक्टर एंड दिस इज द एंगल थीटा। हियर यू कुड सी दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से यू कुड सी दैट कॉस ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज व्हाट, नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो देखो हमने फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमने कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगा इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। फ्लक्स जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ओके। तो इसमें नेगेटिव का इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है तो फील्ड लाइंस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऑपोजिट सेंस में फ्लो कर रहा है, ओके। सो दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट नाउ द थिंग इज कि क्या हर एरिया प्लेनर होगा, नॉट नेसेसरली, हर एरिया प्लेनर नहीं होता। तो इफ द एरिया इज नॉट प्लेनर देन व्हाट डू यू डू, ओके। और इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे अजम्पशंस ले रखे हैं। एक अजम्पशन ये रखा है कि एरिया इज प्लेन, दूसरा अजम्पशन ये ले रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इफ बोथ ऑफ दीज आर नॉट ट्रू, मतलब एरिया भी, एरिया जो है इट इज नॉट अ प्लेनर एरिया, लेट्स से इट्स लाइक अ हेमिस्फीयर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अलग है देन व्हाट डू यू डू। तो उसको देखते कैसे करेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम कंसेप्ट, बट उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया को एलिमेंट्स में बांट देंगे, ठीक है। पूरे एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देंगे। तो लेट्स से you have a non-planar element area, sorry, non-planar area, इस तरह से कुछ एरिया है मान लो, ओके। तो एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा, तो इस पे फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट यू डू इज कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। तो इधर लेट से कि ये एक छोटा सा एरिया है, तो इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर क्या रहेगा, एरिया वेक्टर वुड बी
perpendicular to that, area vector would be perpendicular to that, and let's call it dA vector. It's a very small area vector, okay. And जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, वुड बी टेंजेंशियल टू द फील्ड लाइन. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मान सकते हैं, ओके. तो इधर से एंड यू कुड सी दैट दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ओके. तो इधर जो फ्लक्स होगा, इधर के फ्लक्स को हम लोग डी फाई नाम दे देते हैं. सो व्हाट वुड बी डी फाई बाय डेफिनेशन फॉर दिस एरिया. दिस एरिया सो स्मॉल कि हम लोग इसको प्लेनर इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस वुड बी ई डी ए कॉस थीटा या फिर सिंपली ई डॉट डी ए वुड बी ई डॉट डी ए. तो बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा. टोटल फ्लक्स ऐसे सारे फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है. तो सारे फ्लक्स को ऐड कर दोगे, दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन. तो दैट इज ई डॉट डी ए, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्लक्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट एंड द एरिया इज ऑल्सो नॉट प्लेनर, ठीक है. तो जनरलाइज करने के लिए दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स द ओवर अ सरफेस एरिया, दैट इज इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है. इधर से ही हमें वो ओरिजिनल फॉर्मूला मिल सकता है. अगर ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एंड डी ए वेक्टर का इंटीग्रल क्या रहेगा, वुड बी ए वेक्टर, ओके, प्रोवाइडेड इट्स प्लेनर. तो दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ एक कन्वेंशन मैं तुमको बता देता हूँ. जैसे मैंने बताया कि एरिया दो टाइप के होते हैं. एरिया वेक्टर एरिया जो रहेगा इट कुड बी प्लेनर और नॉन प्लेनर. नाउ नॉन प्लेनर के लिए एंड प्लेनर के लिए हमने ये देखा कि देर कुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर एंड दैट इज योर चॉइस कि जो सेलेक्ट करना है. बट व्हाट अबाउट क्लोज्ड सर्फेसेस. अगर क्लोज्ड सर्फेस है तब कैसा एरिया वेक्टर सेलेक्ट करेंगे. तो क्लोज सर्फेस का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इट कुड बी ए क्यूब, ओके. तो लेट्स से एक क्यूब है, एक क्यूब है. तो इस क्यूब का एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे. देयर आर 6 सर्फेसेस. तो 6 सर्फेसेस है तो 6 एरिया वेक्टर्स हुए, 6 प्लेन्स हुए. तो देयर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शंस. तो एरिया वेक्टर कुड बी इनटू द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी. नाउ बाय कन्वेंशन व्हाट वी यूज इज कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड्स, ठीक है. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड्स. तो याद क्या रखना है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्फेसेस. एक तो ओपन सरफेस हुआ, जिसमें एरिया वेक्टर कैन हैव 2 डायरेक्शन. एरिया वेक्टर कैन हैव 2 डायरेक्शंस एंड इट्स योर चॉइस, ओके. एंड जो क्लोज्ड सरफेस हुआ लाइक दिस वन, ये एरिया वेक्टर्स हुए, अलग अलग एरिया वेक्टर्स है, 6 एरिया वेक्टर्स है. तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या रहेगा, ऑलवेज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स नहीं लेते, ओके. दैट्स बाय कन्वेंशन. नाउ दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सरफेस. और अगर जनरलाइज करना है तो एक क्लोज सरफेस कुड बी सम रैंडम क्लोज सरफेस. तो इन दैट केस लाइक स्फीयर भी बोल सकते हो, इट्स अ क्लोज सरफेस. तो इस ऐसे रैंडम से सरफेस के लिए अगर तुमको एरिया वेक्टर निकालना है तो व्हाट यू डू इज इसमें एलिमेंट ही निकालना पड़ेगा एंड उस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर रहेगा इट वुड ऑलवेज बी आउटवर्ड्स, ओके, इनवर्ड्स नहीं लेंगे. ऑलराइट, I hope you understood this concept, right? So that was electric flux and आगे के वीडियोस में इस पे और एनालिसिस करेंगे. थैंक यू.